नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर नई ऊंचाइयां छू ली। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स पहली बार 86,000 के पार गया और निफ्टी भी 26,300 के ऊपर निकल गया। हालांकि ऊपर आते ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 85,720 पर और निफ्टी 26,216 पर बंद हुआ। बाजार के मूड की बात करें तो बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक निफ्टी 26,100 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक समग्र ट्रेंड मजबूती वाला ही रहेगा। एक्सपायरी और 9 दिसंबर तक मार्केट तेजी के मूड में रह सकता है और टारगेट 26,500 से लेकर दिसंबर सीरीज में 26,800 तक देखने की उम्मीद बन रही है। ऊपर की तरफ बड़ी तेजी देखने के बाद कई ट्रेडर्स ने मुनाफा बटोरने का फैसला किया। अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की पॉलिसी आने वाली है और साथ ही यूएस टैरिफ डील को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरी तरफ हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति भी जारी है, जिससे नीचे के स्तरों पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इन सब कारणों ने मिलकर बाजार को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ दिया। बाजार की चौड़ाई पूरी तरह न्यूट्रल रही, यानी जितने शेयर चढ़े लगभग उतने ही गिरे। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 61,113 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 200 से ज्यादा अंकों की मजबूती दिखी और ये 59,737 पर पहुंच गया। मिड कैप आईटी शेयर आज चमकते रहे, जिसमें एलटीआई, माइंडट्री, कोफॉर्ज और केपीआईटी में करीब 2% की बढ़त दिखी। ऑटो सेक्टर में आज मिला जुला माहौल रहा। कमर्शियल व्हीकल कंपनियां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का सीवी सेगमेंट लगभग 6% मजबूत हुआ, जबकि आइचर मोटर्स और बजाज ऑटो में 3% तक की गिरावट दर्ज हुई। ईएमएस सेक्टर आज दबाव में रहा। केन्स टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में 3 से 4% की गिरावट आई। हल्के आउट परफॉर्मर्स जैसे इंडियन बैंक, हिटाची एनर्जी और आरबीएल बैंक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो संवर्धना मदसन आज करीब 4% चढ़ गया, जिसने अपनी मजबूत रैली को जारी रखा। एमसीएक्स भी लगभग 1% ऊपर बंद हुआ और ये 10,500 के स्तर के करीब पहुंच गया। कार ट्रेड आज सुर्खियों में रहा। कंपनी के शेयर करीब 4% टूट गए, क्योंकि कंपनी ने कार देखो और बाइक देखो के अधिग्रहण की योजना को रद्द कर दिया है। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि इसकी मोनरो यूनिट को यूएस एफटीए से वीएआई स्टेटस मिला है, जो कंपनी के लिए सकारात्मक माना जाता है। गिफ्ट निफ्टी आज हल्की बढ़त के साथ लगभग 26,410 के आसपास घूमता रहा, जिससे साफ झलकता है कि वैश्विक संकेत भले मिश्रित हो, लेकिन भारतीय बाजार के लिए टोन फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। सोने और चांदी में आज का कारोबार ज्यादा बड़ा नहीं था और कीमतें सीमित दायरे में ही घूमती रहीं। डॉलर की चाल और बॉन्ड यील्ड्स में उतार चढ़ाव के कारण कीमती धातुओं पर हल्का दबाव बना रहा, जिससे इनके रुझान में स्थिरता और मामूली कमजोरी दोनों देखने को मिले। डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर कमजोर होकर लगभग 89.34 के पास पहुंच गया, जो बताता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग अभी भी ऊंची बनी हुई है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की ओर से कल भारी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार की मजबूती को बड़ी सपोर्ट दी। कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूक्रेन शांति वार्ता और ओपेक प्लस बैठक से पहले सप्लाई बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट दोनों अपने पिछले स्तरों से नीचे फिसले, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। सेबी की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कैश मार्केट में ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए मार्जिन नियमों में बदलाव पर विचार हो रहा है। सेबी ने सभी मार्केट पार्टिसिपेंट से सुझाव मांगे थे और अब मार्जिन कम करने के प्रस्ताव का गंभीरता से मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर कैश सेगमेंट में मार्जिन कम होते हैं तो रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी, बाजार में नई लिक्विडिटी आएगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेजी आ सकती है। ये बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कम पैसे में भी कैश मार्केट में ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं। सेबी की सलाहकार कमेटी इस समय क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और ब्रोकर्स के साथ लगातार चर्चा कर रही है, ताकि जोखिम कम किए बिना पारदर्शी और आसान मार्जिन सिस्टम लागू किया जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेबी इस पर अंतिम फैसला दे सकता है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की आधिकारिक घोषणा के बाद पूरे अहमदाबाद गांधीनगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में उत्साह बढ़ गया है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के दौरान शहर में सड़कें, मेट्रो लिंक,
स्पोर्ट्स स्टेडियम और होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम होता है, जिसका सीधा फायदा आसपास के डेवलपर्स को मिलता है। अहमदाबाद गांधीनगर में जमीन रखने वाले डेवलपर्स जैसे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और अदानी रियल्टी जैसे प्लेयर्स अब इस थीम के प्रमुख लाभार्थी साबित हो सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से होटल सेक्टर में भी तेजी का माहौल बनेगा, जिसमें इंडियन होटल्स और आईटीसी होटल्स जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनियां भी इस पूरे विकास चक्र की बड़ी विजेता रहेंगी। एल&टी, जीएमआर, एचसीसी जैसी कंपनियां नए स्टेडियम, मेट्रो, सड़कें और होटल प्रोजेक्ट्स में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये पूरा विकास अगले 5 से 7 सालों तक जारी रह सकता है और कई सेक्टर्स के लिए लंबी अवधि का ग्रोथ साइकिल बना सकता है। साथ ही गणेश हाउसिंग के शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। कंपनी के शेयर 6% से भी ज्यादा उछल गए, क्योंकि कंपनी के पास अहमदाबाद के प्रमुख इलाकों में 500 एकड़ का बड़ा लैंड बैंक है, जो गेम्स से मिलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का सीधा फायदा ले सकता है। टाटा पावर के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी का मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक दोबारा शुरू हो सकता है। गुजरात सरकार के साथ सप्लीमेंट्री पावर परचेज अग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है और यही मॉडल अब महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुंद्रा प्लांट कई महीनों से बंद था, क्योंकि बिजली की मांग कम हो गई थी और सेक्शन 11 के तहत ऑपरेशन रोक दिए गए थे। अब प्लांट के रीस्टार्ट होने से कंपनी की लागत कम होगी और बिजली सप्लाई फिर से स्थिर हो सकेगी, जिसका सीधा फायदा टाटा पावर के फाइनेंशियल्स पर दिखाई दे सकता है। टाटा पावर का शेयर फिलहाल 391 रुपए पर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और बाजार को उम्मीद है कि मुंद्रा अपडेट आने के बाद कंपनी के नंबरों में सुधार दिख सकता है। टाटा एलसी की बात करें तो कंपनी ने आज एक बड़ी टेक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। कंपनी ने ग्लोबल सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी फर्म ड्रूइड सॉफ्टवेयर के साथ हाथ मिलाया है, ताकि एंटरप्राइज 5G सॉल्यूशंस को और मजबूत किया जा सके। ये पार्टनरशिप टाटा एलसी के XG फोर्स लैब एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म और ड्रूइड के रेमिस प्राइवेट सेल्युलर कोर को एक साथ लाती है, जिससे कंपनियों को 4G से 5G में आसानी से अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी में वो सारे फीचर्स शामिल हैं जो मिशन क्रिटिकल सर्विसेज जैसे वोएलटी और वोनर के लिए जरूरी होते हैं। टाटा एलसी का शेयर आज करीब 0.5% की गिरावट के साथ 5158। आज पटेल इंजीनियरिंग में भी शानदार उछाल देखने को मिला। कंपनी को छत्तीसगढ़ के हसदियो क्षेत्र में झिरिया वृष्ट ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 798 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं। कई महीनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी देखने को मिली और शेयर 16% चढ़कर 38.6 रुपए तक पहुंच गया। पिछले 1 साल में स्टॉक दबाव में रहा था। आज का उछाल इस बात का संकेत है कि कंपनी के ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ को लेकर बाजार फिर से पॉजिटिव हो रहा है। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि उसकी यूनिट वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने प्रस्तावित बॉन्ड इशू के आकार को घटाकर लगभग 3200 करोड़ रुपए कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि उसे आगे चलकर बैंकों से सस्ते रेट पर फंडिंग मिलेगी, इसलिए फिलहाल कम बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड 2 साल और 3 साल से थोड़ी ज्यादा अवधि के लिए होंगे, जिन पर लगभग 12 से 14% तक का यील्ड मिलने की संभावना है। कंपनी इन बॉन्ड्स को दिसंबर के अंत तक पूरा करने की योजना बना रही है और ये बॉन्ड वोडाफोन आइडिया की ओर से गारंटीड भी रहेंगे। जीएमडीसी के शेयरों में आज फिर जोरदार तेजी दिखी और ये लगातार तीसरा दिन है जब स्टॉक ऊपर जा रहा है। सरकार की नई माइनिंग पॉलिसी का असर सीधा इस शेयर पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने देश में क्रिटिकल मिनरल्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। नई स्कीम से लोकल प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और टैक्स सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी कॉस्ट कम होगी और निवेश बढ़ेगा। जीएमडीसी जैसी कंपनियों के लिए ये मौका खादानों की खोज, प्रोसेसिंग और नई कैपेसिटी बिल्डिंग में तेजी ला सकता है। जीएमडीसी का शेयर आज लगभग 553 रुपए पर मजबूत तेजी के साथ ट्रेड हुआ। पिछले 3 महीनों में ये स्टॉक करीब 38% चढ़ चुका है और 1 साल में लगभग 59% का रिटर्न दे चुका है, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी दिखाता है। सुदीप फार्मा का आईपीओ कल बाजार में लिस्ट होने जा रहा है और इशू को निवेशकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया था। ग्रे मार्केट के संकेत बता रहे हैं कि स्टॉक अपनी इशू प्राइस से करीब 15% ऊपर लिस्ट हो सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के भाव तेजी से बदलते हैं, इसलिए असली लिस्टिंग पर नजरें टिकी हुई हैं। ये आईपीओ 900 करोड़ रुपए का था और इसे निवेशकों की तरफ से कुल 93 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। खास बात यह है कि QIB कैटेगरी 213 गुना भरी, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बड़े निवेशकों का भरोसा कंपनी पर काफी मजबूत है। इमर्जर फार्मास्यूटिकल्स ने बताया है कि जीएसटी विभाग के उनके मुंबई ऑफिस में सर्च और इंस्पेक्शन की कार्रवाई हुई है। ये ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। हालांकि आज शेयर भी हल्की तेजी के साथ बंद हुआ, जो दिखाता है कि बाजार फिलहाल इस खबर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। इमामी के लिए गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है
और 825 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा कीमतों से काफी मजबूत अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की अर्निंग्स में जो उतार चढ़ाव दिखता है वो अस्थायी है और आने वाले तिमाहियों में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इमामी के लिए 4 प्रमुख जोखिम भी बताए गए हैं, जिनमें नीश सेगमेंट्स में ज्यादा एक्सपोजर और प्रतिस्पर्धा बढ़ने जैसे फैक्टर शामिल हैं। फिर भी बड़े एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी अपनी ग्रोथ रफ्तार वापस पकड़ सकती है। इमामी को कुल 27 एनालिस्ट्स कवर करते हैं। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ग्लोब कैपिटल मार्केट के खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज किया है। आरोप है कि फर्म ने फोर्स्ड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स और सर्कुलर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां करके ग्राहकों को नुकसान पहुंचाया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट से F&O की बड़ी ट्रेड्स उनके बिना जानकारी के कराई गई। बाद में उन्हें 35 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस मिला और मजबूरी में अपनी होल्डिंग्स बेचकर भुगतान करना पड़ा। ऑडिट कराने पर उन्हें कई ऐसी NSE नोटिसेज और रिप्लाईज मिले जिनके बारे में उन्हें कभी जानकारी नहीं दी गई थी। आरोप ये भी है कि कई वर्षों तक उन्हें फेक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स भेजकर गलत तरीके से प्रॉफिट दिखाया जाता। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जॉइंट वेंचर कंपनी डिजिटल कनेक्शन ने विशाखापत्तनम में $11 बिलियन की लागत से एक बड़े AI नेटिव डेटा सेंटर कैंपस बनाने का प्लान तय कर लिया है। ये लगभग 400 एकड़ में फैला 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट होगा, जो 2030 तक तैयार किया जाएगा और भारत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में और आगे ले जाएगा। ग्लोबल टेक कंपनियों की तरह ये प्रोजेक्ट भी बताता है कि विशाखापत्तनम तेजी से AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का नया हब बन रहा है, क्योंकि हाल ही में गूगल ने भी यहाँ $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। इसके साथ ही Amazon, TCS और OpenAI जैसे दिग्गज भी भारत में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसी तेजी से बढ़ते माहौल में भारत में कुल डेटा सेंटर निवेश 2027 तक $100 बिलियन से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है, जिससे देश की टेक इकोनॉमी को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बजाज हेल्थकेयर ने श्री कुमार शंकरन नायर को अपना नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया है और ये नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है। नायर पहले एलिम्बिक और ग्लेनमार्क जैसी फार्मा कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं और उनके पास करीब 40 साल का इंडस्ट्री अनुभव है। मेदांता ने नोएडा में अपना नया 550 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू कर दिया है, जिससे नॉर्थ इंडिया में उनकी हेल्थ केयर सेवाओं का दायरा और बड़ा हो गया है। इस नई फैसिलिटी का उद्घाटन 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और कंपनी का कहना है कि इससे इस पूरे रीजन में एडवांस मेडिकल सुविधाएं मजबूत होंगी। जाइडस लाइफ साइंसेज को अमेरिका की FDA से एम्पाग्लिफोजेन और लिनाग्लिप्टिन वाली टैबलेट के लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है, जो डायबिटीज ट्रीटमेंट में उपयोग होती हैं। ये अप्रूवल 10 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम दोनों स्ट्रेंथ के लिए मिला है और इसी कॉम्बिनेशन की रेफरेंस मेडिसिन ग्लाइक्सिम भी मानी जाती है। बॉम्बे डाइंग ने बताया कि उनका पातालगंगा प्लांट 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा, जिसकी वजह से करीब 7,500 मीट्रिक टन उत्पादन कम हो सकता है। कंपनी ने साफ किया है कि ये एक प्लांट शटडाउन है और काम पूरा होते ही ऑपरेशन सामान्य स्थिति में वापस आने की उम्मीद है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने ESTEC GmbH का अधिग्रहण पूरी तरह से पूरा कर लिया है, जहां कंपनी की सिंगापुर वाली सब्सिडियरी TTPL ने ESTEC ग्रुप के पूरे 100% शेयर ले लिए हैं। इससे टाटा टेक्नोलॉजीज को डेटा इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस के यूरोपीय बाजार में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के लिए बड़ी राहत ये रही कि टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें पहले मांगे गए 51.6 करोड़ रुपए को घटाकर सिर्फ 31,904 रुपए कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि अब इस मामूली राशि और उससे जुड़े ब्याज का भुगतान कर मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। विप्रो ने ओडिडो नेदरलैंड्स के साथ एक बड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी ओडिडो के IT सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करेगी और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभाएंगी। इस साझेदारी की खास बात यह है कि बचत होने वाला पैसा दोबारा नई डिजिटल पहल पर खर्च किया जाएगा, जिससे इनोवेशन लगातार जारी रह सके। इसके साथ ही विप्रो अपने AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए ओडिडो के IT ऑपरेशन को ज्यादा तेज, सरल और ऑटोमेटेड बनाने में मदद करेगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को साउथ अफ्रीका से लगभग 1313 करोड़ रुपए का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी स्मॉल कैप है, इसलिए पहले भी तेजी के बाद गिरावट आई है, लेकिन बिजनेस क्वालिटी खराब नहीं है और पिछला नुकसान एक्सेप्शनल कारणों की वजह से था, इसलिए इस ऑर्डर के चलते कल स्टॉक में मूवमेंट संभव है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स को NTPC की तरफ से करीब 91 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर NTPC जैसी कंपनियां कई छोटे पार्ट सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देती हैं और इसी तरह ये काम इंडोटेक को मिला है। कंपनी का पिछला क्वार्टर मजबूत था और मार्जिन तथा प्रॉफिट दोनों बढ़े थे, इसलिए सेंटिमेंट अच्छा रहा तो कल इसका भी रिएक्शन आ सकता है। CGL इंडिया को आज लगभग 12 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी छोटी है, इसलिए ऑर्डर आने से पॉजिटिविटी बनती है, लेकिन स्मॉल कैप होने के कारण मूवमेंट बाजार की स्थिति पर काफी निर्भर करेगा। फिर भी ऑर्डर अपडेट अच्छी बात है, इसलिए वॉच लिस्ट में रखना बनता है।
रिफेक्स इंडस्ट्रीज को आज लगभग 5:36 पर 1 बिलियन का ऑर्डर मिला, जिसका मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और ये ऐश मैनेजमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ है। कंपनी के मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में काफी सुधरे थे, हालांकि रेवेन्यू थोड़ा कमजोर था। ये स्टॉक भी काफी गिरावट के बाद नीचे के स्तर पर है, इसलिए नए ऑर्डर के कारण इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। पीएल कैपिटल ने 7 ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स चुने हैं जिनमें इनके मुताबिक 19% से लेकर करीब 69% तक अपसाइड का पोटेंशियल हो सकता है। इनमें एनाफार्मा, डॉम्स, फाइन ऑर्गेनिक या इंडस्ट्रीज, लैटिन व्यू, श्याम होटल्स और वोल्ट टाइम जैसी कंपनियां शामिल हैं और इन पर ब्रोकरेजेस ने अलग अलग टारगेट्स जारी किए हैं। IMF की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनते बनते कारोबारी साल 2029 तक पहुंच जाएगा, यानी पहले के अनुमान से 1 साल की देरी हो गई है। इसकी बड़ी वजह रुपया कमजोर होना और GDP ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ना बताया गया है। IMF का कहना है कि भारत 2026 में $4 ट्रिलियन का स्तर पार कर लेगा, लेकिन 2028 में GDP लगभग $4.96 ट्रिलियन रहने की संभावना है, जो टारगेट से थोड़ा कम है। इससे पहले का अनुमान $5.15 ट्रिलियन था, जिसमें अब लगभग $200 अरब की कटौती की गई है। पिछले 2 सालों में IMF ने भारत की 2028 GDP का अनुमान लगभग $0.5 ट्रिलियन कम किया है और इसका सबसे बड़ा कारण डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत बताई गई है। आने वाले वर्षों में भी रुपया कमजोर रहने की उम्मीद जताई गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच दुनिया के कमोडिटी मार्केट में फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। जिनेवा में हुई हालिया वार्ता से उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन रूस का कहना है कि उसे कोई नया प्रस्ताव अभी नहीं मिला है। बातचीत आगे बढ़ने की खबरों का तुरंत असर तेल बाजार पर दिखा, जहां दामों में गिरावट आई। हालांकि कई ट्रेडर्स का मानना है कि शांति समझौता अभी तुरंत नहीं होने वाला, इसीलिए बाजार पूरी तरह से इस संभावना को प्राइस नहीं कर रहे। अगर युद्ध शांत होता है तो डीजल की सप्लाई बढ़ सकती है, क्योंकि रूस की रिफाइनरियों पर हो रहे हमले रुक जाएंगे। साथ ही रूसी धातुओं पर लगे प्रतिबंध हटते हैं तो कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम का वैश्विक व्यापार सामान्य हो सकता है। गैस मार्केट में भी बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि शांति के बाद रूस दूसरे देशों को ज्यादा LNG बेच सकेगा, जिससे यूरोप की गैस कीमतों और उसकी प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। शिपिंग और कृषि बाजार भी युद्ध खत्म होने पर धीरे धीरे सामान्य होते दिख सकते हैं। इंडिया और UAE ने दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा की, जिसमें मार्केट एक्सेस, डेटा शेयरिंग, गोल्ड कोटे का बंटवारा और एंटी डंपिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक का उद्देश्य CEPA के तहत दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत करना है। भारत ने UAE को बताया कि गोल्ड TRQ अब एक पारदर्शी बिडिंग सिस्टम के जरिए अलॉट किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने फार्मा रेगुलेशन, फूड सेफ्टी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर बात की।